तो हेलो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि आज तक भाई चंगेज खान की कब्र नहीं मिली है। क्या आपको पता है चंगेज खान की कब्र नहीं मिली है? लोग भी ऐसा चाहते हैं कि उसकी कब्र नहीं मिले। मैंने ऐसा सुना था कहीं पे कि उसके जो कब्र थी उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, करीबन 1000 या 1500 तक घोड़े दौड़ाए गए थे और एक नदी का रुख मोड़ दिया गया था। चीन के लोग काफ़ी परेशान हो गए थे वो। और वही आज तक रिकॉर्ड है हिस्ट्री के अंदर, चंगेज खान की कब्र नहीं मिली है और लोग चाहते भी यही है कि चंगेज खान की कब्र नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, तो आइए चलो देखते हैं वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं भाई वीडियो को यहाँ से। क्यों नहीं मिलनी चाहिए चंगेज खान की कब्र, शुरू करते हैं, देखते हैं इस स्टोरी को, सुनते हैं अपन लिए। दुनिया के इतिहास का सबसे खौफनाक रहस्य उस आदमी से जुड़ा है जिसने दुनिया की 11% आबादी को खत्म कर दिया। चंगेज खान की आखिरी इच्छा थी कि उसकी कब्र कभी ना मिले। इसके लिए उसके सैनिकों ने अंतिम संस्कार में शामिल हर इंसान को मार डाला। आज 800 साल बाद भी मॉडर्न साइंस उसकी कब्र ढूंढने में नाकाम है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद मंगोलिया भी नहीं चाहता कि उसकी कब्र कभी मिले। आखिर क्यों? ही नहीं चाहता। कहानियां कहती हैं कि सबूत मिटाने के लिए कब्र कब्र मिले। पर 1000 घोड़े दौड़ाए गए, एक नदी का रुख मोड़ दिया ये गया। देखो, मैंने बोला ना। इस कब्र में चंगेज खान दफन है, जिस आदमी का सिर्फ नाम सुनकर चीन के प्राचीन राजवंशों से लेकर पूर्वी यूरोप के मध्यकालीन राजाओं की रूह कांप जाती थी। उसी राजा की कब्र आज तक किसी को नहीं मिली। ये सब किसी डार्क हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है। मॉडर्न हिस्टोरियंस भले ही इसे एक मिथक मानते हों, इतिहास में एक बार ऐसी ही गलती भी हो चुकी है और उस एक पुरातात्विक खुदाई की कीमत पूरी दुनिया को करोड़ों लाशों से चुकानी पड़ी थी। अब सवाल है कि वो कौन सी घटना थी जिसने एक पूरे देश के खून में ये खौफ भर दिया। आखिर चंगेज खान ने अपनी मौत से पहले ऐसा क्या मास्टर प्लान बनाया जो आज 800 साल बाद भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मात दे रहा है। आखिर उस गुमनाम कब्र में ऐसा क्या दफन है जो आज भी दुनिया से छिपाना जरूरी है। आज हम डिकोड करेंगे चंगेज खान की कब्र की पूरी मिस्ट्री को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चंगेज खान के कब्र की कहानी असल में शुरू होती है मंगोलिया के उस दौर से जब ये कोई एम्पायर नहीं बल्कि कई कबीलों में बटा हुआ एरिया होता था। यहाँ की जनजातियां ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी भी बहुत क्रूर थी। सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता था कि इंसान का खून तक जम जाए। जुड नाम के बर्फीले तूफानों में लाखों जानवर रातों रात मारे जाते थे। इसी क्रूर परिवेश में 1162 के आसपास पैदा हुआ तेमुजिन। लोक कथाएं बताती हैं कि जन्म के समय तेमुजिन की मुट्ठी में खून का जमा हुआ लोथड़ा था। कबीलाई पुजारियों ने इसे भगवान का इशारा माना और कहा कि ये एक महान नेता बनेगा। हालांकि भविष्यवाणी चाहे जो भी हो, तेमुजिन का बचपन किसी राजकुमार की तरह नहीं बीता। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था तब तातार कबीले के दुश्मनों ने धोखे से उसके पिता येसुगई को जहर देकर मार डाला। उसके पिता एक छोटे कबीले के सरदार थे। इसके बाद तेमुजिन के अपने ही कबीले ने सत्ता के लालच में उसे, उसकी माँ और उसके भाई बहनों को कड़ाके की ठंड में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। पेट पालने के लिए तेमुजिन को जंगली चूहे और घास खाकर जिंदा रहना पड़ा। भूख से तड़पते हुए अपने परिवार के हिस्से का खाना चुराने पर उसने अपने ही सौतेले भाई की हत्या तक कर दी। ये वो दौर था दोस्तों जब मंगोलियाई कबीले एक नहीं थे बल्कि बुरी तरह बटे हुए थे। उनके बीच चरागाह, पानी, घोड़े, इन सबको लेकर इस हद तक लड़ाई होती थी कि कई लोग मार दिए जाते थे। इन सबके पीछे चीन का भी एक खूनी खेल पर्दे के पीछे से चलता था। चीन के जिंग और सोंग राजवंश जानबूझकर इन कबीलों को लड़ाते थे ताकि कोई भी एक ताकतवर मंगोल नेता उभर कर कभी भी उनके साम्राज्य के लिए खतरा न बने। लेकिन इसी बिखराव और धोखे के बीच तेमुजिन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने सदियों पुरानी कबीलाई परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंका। उसने वफादारी और काबिलियत को खून के रिश्तों से ऊपर रखा। जो सैनिक युद्ध में अच्छा परफॉर्म करते उसे इनाम और ऊंचे पद मिलते। उसने दुश्मनों के कबीलों को हराया और उनके सबसे टैलेंटेड जनरल्स को अपनी सेना में शामिल किया। जेबे और सुबताई उसके बहुत ही महान सेनापति थे जिन्होंने आगे चलकर यूरोप के कई हिस्सों को जीता। ये दोनों कभी उसके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद जिसमें उसने अपने सबसे करीबी बचपन के दोस्त जमुखा को भी मार डाला, धीरे धीरे तेमुजिन ने पूरे मंगोलिया को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा किया। साल 1206 में सभी मंगोल सरदारों की एक महापंचायत बुलाई गई।
इसे कुरुलताई कहा जाता है। यहीं पर उन सभी सरदारों ने तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी। इस शब्द का मतलब था ब्रह्मांड या चंगेज दुनिया खान। का बादशाह। चंगेज खान ने ब्रह्मांड भी इस या नाम दुनिया को का गलत बादशाह। साबित नहीं किया। इस पदवी के साथ ही सही बात उस है। खौफनाक मिलिट्री मशीन की शुरुआत वो हुई तो वही जो मंगोलिया फतह की सीमाओं करता को गया। तोड़कर एक तूफान की तरह पूरी दुनिया को निगलने वाली थी। निकलने चंगेज खान की सेना सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा तूफान थी जिसे रोकना नामुमकिन था। उस वक्त बाकी देश की सेनाएं भारी हथियारों की वजह से बहुत धीरे चलती थी, लेकिन मंगोल सेना रात दिन सफर करती थी। हर सैनिक के पास 3 से 4 घोड़े होते थे। जासूसी के लिए उनका याम नेटवर्क आज के टेलीग्राफ जितना तेज था और उनके खास धनुष मोटे से मोटे लोहे के कवच को भी चीर देते थे। लेकिन कितनी चंगेज खान का तेज सबसे था। बड़ा हथियार कोई तलवार नहीं, बल्कि उसका खौफ था। उसकी सेना छोटी थी, इसलिए उसने डर का सहारा लिया। जो शहर बिना लड़े हार मान लेता उसे छोड़ दिया जाता, लेकिन जिसने भी बगावत की उसका नामो निशान मिटा दिया गया। सेना को धीमा होने से बचाने के लिए वो कैदियों को साथ में रखता ही नहीं था, बल्कि वो पूरे के पूरे शहर को खत्म कर देता था। इसका सबसे डरावना सबूत शहर ही ख्वारिज़्म खत्म कर साम्राज्य, जो देता कि था। आज के ईरान और आसपास के इलाके में पड़ता है, उसका अंत था। जब वहां के सुल्तान ने मंगोल दूतों को मारा तो चंगेज खान ने पूरे एम्पायर को राख में मिला दिया। बदला लेने के लिए उसने सुल्तान के गवर्नर की आंखों और कानों में पिघली हुई चांदी डलवा दी। समरकंद और बुखारा भाई, जैसे बड़े पिघली हुई शहरों चांदी में डलवा। इंसानों से लेकर जानवरों तक को काट डाला गया। उसने कटे हुए सिरों के पहाड़ बनाए ताकि आने वाली कई सदियां उससे खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत न करें। सरों के पहाड़ लेकिन बनाए थे। 1227 आप की सोच गर्मियों सकते हो ये में कितना इस क्रूर अजेय था। मशीन की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक की जमीन को खून से लाल करने वाला यह शासक अपने आखिरी अभियान पर था। चीन के पश्चिमी जिया साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ रहा था। इसी दौरान चंगेज खान मौत के करीब पहुंच गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक एक क्लियर कट आंसर हमें नहीं पता कि चंगेज खान की मौत आखिर कैसे हुई। 1227 में चंगेज खान की मौत कैसे हुई, चाहे वो घोड़े से गिरना हो, जहरीला तीर लगना हो या फिर ब्यूबेनिक प्लेग हो, आज तक भी ये पता नहीं बहस का चला विषय भाई है। कि उसकी लेकिन उसकी मौत के कारण मौत से कैसे ज्यादा हुई। खौफनाक उसका आखिरी फरमान था। चंगेज खान ने क्लियर कट आदेश दिया, मेरे मरने के बाद मेरा कोई नामो निशान नहीं बचना चाहिए। मेरी कब्र का पता दुनिया में किसी को नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस खौफनाक तरीके से उसकी इस इच्छा का पालन हुआ, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लोक कथाएं कहती हैं कि जब उसकी डेड बॉडी को पश्चिमी चीन के युद्ध क्षेत्र से दफनाने के लिए मंगोलिया के पठारों की ओर ले जाया गया, तो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान, हर जानवर और पक्षी को मंगोल सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। उनका पर्पस था कि चंगेज खान की कब्र को देखने वाला कोई भी चश्मदीद गवाह जिंदा ना बचे। भाई यार, उसकी अंतिम जानवरों यात्रा तक जिस भी को गांव से खत्म कर गुजरी, दिया वहां क्योंकि वो सन्नाटे और गवाह लाशों थे। के अलावा कुछ नहीं बचा। जब उसकी जानवर लाश और को एक पक्षियों को गुमनाम भी मार जमीन दिया। में दफन कर दिया गया, तो उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप ऑपरेशन था। लोक कथाएं कहती हैं कि उसकी कब्र को जमीन में गहराई तक दफनाने के बाद उसे समतल करने के लिए उसके ऊपर 1000 से ज्यादा घोड़ों को हफ्तों तक दौड़ाया गया। घोड़े तब तक उस जमीन को रौंदते रहे जब तक कि वहां की ज्योग्राफी पूरी तरह से नेचुरल घास के मैदान जैसी नहीं हो गई। कुछ किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि कब्र के ऊपर नदी की धारा मोड़ दी गई। हालांकि इतिहासकारों के हिसाब से ये बस एक मिथक है, जिसे सुमेरियन या यूरोपियन राजाओं की कहानियों से उठाकर चंगेज खान के नाम के साथ पेश कर दिया गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जब दफनाने वाले सैनिक राजधानी वापस लौटे, तो उन सैनिकों को भी दूसरे सैनिकों की टुकड़ी द्वारा मार दिया गया। फिर उन मारने वाले सैनिकों ने भी सुसाइड कर लिया। इस तरह चंगेज खान की मौत का राज उन लाशों के साथ हमेशा के लिए मंगोलिया की मिट्टी में दफन हो वो एक गया। राज बन के रह अब गया। हो सकता है कि इस पूरी किंवदंती में बहुत सी बातें ऐसी हों जो बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, लेकिन हो सकता है। इतनी कहानियों से आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि चंगेज खान को दफनाने में बहुत बड़े लेवल पे सीक्रेसी फॉलो की होगी। रिजल्ट ये हुआ कि चंगेज खान हमेशा के लिए मंगोलिया के मुश्किल टेरेन में गायब हो गया। वैसे भी मंगोलिया बहुत बड़ा देश है। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़ और गोबी डेजर्ट का खालीपन किसी भी सुराग को आसानी से छिपा सकता है। लेकिन इस जोग्राफिकल चैलेंजेस से बड़ा चैलेंज था साइकोलॉजिकल और कल्चरल चैलेंज। मंगोलियाई लोगों ने चंगेज खान को एक गॉड लाइक फिगर बना दिया। उसकी कहानियों को अब क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। चंगेज खान की कब्र को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह भी है कि वो जगह पूरी तरह से गायब है। असल में मंगोलों वो जगह ही ने गायब हो गई बुरखान है। खालदुन पर्वत के आसपास के एक बहुत बड़े इलाके को एक खोरी घोषित किया। दरखात नाम का एक कबीला है जो इस पूरे इलाके की रक्षा करता था।
यानी कि लोगों को मोटा मोटी इलाका पता था, लेकिन उस बहुत बड़े जंगल और पहाड़ों के बीच कब्र का एग्जैक्ट स्पॉट हमेशा के लिए छिपा दिया गया। इस पूरे इलाके में सदियों तक किसी भी इंसान का जाना सख्त मना था। वहां सिर्फ दरखान कबीले के रक्षक ही जा सकते थे और जो नियम तोड़ता था उसे मौत की सजा दी जाती थी। मंगोलियाई मान्यताएं बताती हैं कि इंसान की आत्मा उसकी हड्डियों में बसती है और अगर हड्डियों को छेड़ दिया गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। यही वजह है कि मंगोलिया के लोग कभी नहीं चाहते कि चंगेज खान की कब्र मिले। लेकिन कब्र ना मिलने के पीछे सिर्फ आस्था नहीं बल्कि 20वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है। जब मंगोलिया पर सोवियत संघ का प्रभाव था तो उन्होंने मंगोलियाई राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए चंगेज खान का नाम लेने तक पर बैन लगा दिया। उन्होंने एक खोरीग इलाके को एक रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन बना दिया ताकि ना तो वहाँ कोई मंगोलियाई जाए और ना ही कभी किसी तरह की खुदाई हो सके। आज के दौर में जब सैटेलाइट इमेजरी और रडार तकनीक ने ज़मीन के नीचे दबे शहरों को खोज निकाला है तो चंगेज़ खान की कब्र का ना मिलना कई सवाल खड़े करता है। दरअसल ध्यान से देखा जाए तो ये मॉडर्न साइंस वर्सेस मंगोलियाई आस्था की एक खामोश जंग है। दुनिया भर की वैज्ञानिक संस्थाएं इस कब्र को सिर्फ इतिहास सुलझाने के लिए नहीं ढूंढ रही। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि चंगेज़ खान ने यूरेशिया के दर्जनों साम्राज्यों को लूट कर जो अथाह खजाना इकट्ठा किया था, जिसमें सोने, चांदी और प्राचीन चीनी कलाकृतियां शामिल थीं, वो सब भी शायद उसी कब्र में दफन है। इसी लालच और वैज्ञानिक जिज्ञासा के चलते 1990 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर गुरवान गोल नाम के एक आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट को शुरू किया। जापानी साइंटिस्ट ने रडार की मदद से कुछ सुराग भी खोजे। ऐसा लग रहा था कि मिस्ट्री सुलझने ही वाली है, लेकिन ठीक उसी टाइम मंगोलिया में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हो गया। कम्युनिस्ट सरकार गिर गई और मंगोलियाई जनता जो दशकों से अपनी पहचान को दबाए हुए थी, उसने सड़कों पर उतरकर इस प्रोजेक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार को मजबूरी में खुदाई हमेशा के लिए रोकनी पड़ी। कुछ ही साल पहले नेशनल ज्योग्राफिक के वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट लिन ने वैली ऑफ द खान्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने सैटेलाइट के जरिए मंगोलिया के लाखों किलोमीटर एरिया की इमेजरी को स्कैन किया। उन्हें कई पॉसिबल जगहें मिली, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जाकर एक कुदाल चलाने तक की परमिशन मंगोलियन गवर्नमेंट ने नहीं दी। मंगोलियाई लोग मानते हैं कि अगर चंगेज़ खान चाहता कि दुनिया उसे याद रखे तो वो इजिप्ट के पिरामिडों या ताजमहल जैसा कोई बड़ा मकबरा बनवाता। सबसे बड़ी बात यह है कि चंगेज़ खान के जीते जी उसका कोई भी ऑथेंटिक चित्र नहीं बनाया गया, ना ही उसकी कोई मूर्ति गढ़ी गई। उसकी जो भी तस्वीरें आज दिखती हैं वो उसकी मौत के कई दशकों बाद इमेजिनेशन के आधार पर बनाई गई। तो जिस शासक ने अपने जीते जी कभी अपनी कोई पेंटिंग तक नहीं बनने दी, उसकी कब्र खोजना उसकी आखिरी इच्छा का अपमान होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत गहरा खौफ भी छिपा है, एक खौफनाक श्राप का डर। एक खौफनाक श्राप का डर। दुनिया को ये श्राप फिल्मों की कहानी लग सकता है, लेकिन मंगोलिया और सेंट्रल एशिया के लोगों के लिए ये एक खौफनाक हिस्टोरिकल सच्चाई भी है। इस खौफ की जड़ें 1941 की एक घटना से जुड़ी है। 14वीं सदी में चंगेज़ खान का ही वंशज होने का दावा करने वाला एक और क्रूर शासक हुआ। इसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर की कब्र उज़्बेकिस्तान के समरकंद शहर में थी। उस वक्त के सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने सोवियत साइंटिस्ट को आदेश दिया कि वो तैमूर लंग की कब्र को खोलें ताकि उसके चेहरे का एक 3D इमेज बनाया जा सके। जब साइंटिस्ट मिखाइल गोरासिमोव की टीम समरकंद पहुंची तो वहाँ के लोकल बुजुर्गों ने उन्हें चेताया। उन्होंने बताया कि अगर ये कब्र खोली गई तो युद्ध का देवता आज़ाद हो जाएगा। धर्म को ना मानने वाले सोवियत साइंटिस्ट ने इस चेतावनी को हंसकर टाल दिया। 20 जून 1941 को तैमूर लंग की कब्र का ढक्कन हटा दिया गया। कब्र के अंदर एक खौफनाक चेतावनी लिखी थी, जो भी मेरी शांति भंग करेगा वो मुझसे भी ज़्यादा भयानक हमलावर का सामना करेगा। इसके ठीक 2 दिन बाद 22 जून 1941 को जो हुआ उसने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी जंग छेड़ दी। इतिहास में इसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है। लाखों सोवियत नागरिक मारे गए। जब तबाही बर्दाश्त से बाहर हो गई तो अंधविश्वास न मानने वाले स्टालिन ने भी घबरा कर आदेश दिया कि तैमूर के अवशेषों को पूरे इस्लामी सम्मान के साथ वापस दफन किया जाए। अब देखो, तैमूर की कब्र खुलने के ठीक 2 दिन बाद सोवियत संघ पर हिटलर का हमला एक खौफनाक इत्तेफाक लगता है, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रुथ ये है कि हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा की पूरी प्लानिंग कब्र खुलने से भी करीब ठीक 6 महीने पहले दिसंबर 1940 में बनाई थी। ये श्राप कोई जंग की वजह नहीं थी, बल्कि इसने मंगोलियाई और एशियाई मानसिकता में एक गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ जरूर पैदा कर दिया। इस एक घटना ने मंगोलियाई मानसिकता में एक खौफ बिठा दिया कि अगर तैमूर लंग की कब्र खुली
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भड़क सकता है। तो इतिहास के सबसे बड़े हत्यारे यानी चंगेज़ खान की कब्र अगर खुल गई तो क्या अंजाम होगा? क्या दुनिया एक तीसरे वर्ल्ड वॉर का सामना कर पाएगी? कुल मिलाकर दोस्तों आज का मंगोलिया एक अजीब विरोधाभास में जीता है। चंगेज़ खान आज वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के नेशनलिज्म का सबसे बड़ा ब्रांड है। उनका चेहरा मंगोलियाई करेंसी पर छपा हुआ है, वहाँ की सबसे प्रीमियम वोडका की बोतलों पर उनका नाम है और संसद के बाहर उनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। जिस इंसान ने अपनी पहचान मिटाने के लिए अपनी सेना का कत्ल करवा दिया, आज उसे हर जगह ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मॉडर्न मंगोलिया बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उनकी आध्यात्मिक सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं। वो अपने इतिहास को बेच सकते हैं लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। वेस्टर्न दुनिया के लिए चंगेज़ खान की कब्र ना मिलना मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी विफलता हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे एक अलग नज़रिए से देखें तो ये 800 साल पहले मरे हुए एक इंसान की जिद की सबसे बड़ी कामयाबी भी है। तो भाई चंगेज खान तो खुद यही चाहता था कि उसकी कब्र नहीं मिले। भाई वो चाहता तो जैसे ताजमहल बना हुआ है, जैसे और भी बड़े बड़े देखने लायक जगह बनी हुई है, वैसे वो भी अपना मकबरा बनवा सकता था या फिर कुछ और तरीके का कुछ भी बनवा सकता था। बट भाई वो खुद ही चाहता था कि उसकी कब्र नहीं मिले। मैं तो ये सोच कर हैरान हूँ कि उसने भाई करीबन 1000 घोड़े दौड़ाए जब तक उसकी ज़मीन, जैसे ये ज़मीन है कब्र बनती है तो ऐसे उठी हुई रहती है, तो भाई ये उठी हुई ज़मीन के लिए ऊपर उसने 1 सप्ताह तक घोड़े दौड़ाए 1000, जब तक वो ज़मीन पूरी ऐसे समतल ना हो जाए। तो आप सोच सकते हो वो कितना ऐसा दिमागी हालत में होगा। और भाई चाइना ने, मंगोलिया ने काफ़ी उसकी कब्र ढूंढने के लिए मशक्क़त वगैरह की थी, लेकिन भाई लास्ट में जाके ये प्रोटेस्ट होने लगा, तो प्रोटेस्ट के चलते उनको वो भाई रोकना पड़ा, उसकी कब्र ढूंढने को काम को रोकना पड़ा। तो आप सोच सकते हो उसने भाई कितना दिमाग लगाया होगा। तो भाई ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।